हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक की, जो कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मुझे देखने को मिले और वो कमेंट्स रिलेटेड थे आपके रिसर्च प्रपोज़ल के कि रिसर्च प्रपोज़ल किस तरीके से बनाया जाता है और रिसर्च प्रपोज़ल को बनाने का कौन कौन सा प्रोसीजर है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम ऐड करेंगे अपने रिसर्च प्रपोज़ल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, आप सभी का स्वागत करते हुए अपने इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आके चले जाते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तीनों ही केसेस में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन, इस चैनल से रिलेटेड, मेरी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एग्जाम खत्म हो गया है, रिजल्ट की बारी आ गई है। रिजल्ट भी मुझे आशा है कि एक दो दिन में रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। रिजल्ट आउट होने के बाद तीन कैटेगरीज जो होंगी, उन तीनों ही कैटेगरीज में ऑप्शन रहेगा आपके पास पीएचडी करने का। हालांकि पहले दो कैटेगरीज जेआरएफ और नेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, मगर जो लास्ट वाले सिर्फ पीएचडी की कैटेगरी है तो उसमें सिर्फ आपको पीएचडी करने का ही मौका मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप उसमें नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इन तीनों ही केसेस में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे सर पीएचडी क्यों करनी पड़ी अगर हम पीएचडी ना करें। तो अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो आपका एपीआई कम रह जाएगा, जो कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल कर सकता है। अगर आपका अपॉइंटमेंट भी नेट के बिहाफ पे हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति के समय पे आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एपीआई आपकी कम रह जाएगी। तो अब जब हम पीएचडी करने जा रहे हैं तो पीएचडी को शुरू करने से पहले, अपने वाइवा को अटेंड करने से पहले, अपने इंटरव्यू को अटेंड करने से पहले हमें जरूरत पड़ती है एक रिसर्च प्रपोजल की। ठीक है, और इस रिसर्च प्रपोजल को बनाना अपने आप में एक कला है कि किस तरीके से आप 4 से 8 पेज में अपने 5 साल के रिसर्च का पूरा ब्यौरा आप उसमें लिख देते हैं। ये बहुत ही कलात्मक खेल है। इसको आज हम समझेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें अपने रिसर्च प्रपोजल में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात जो यहां पर एक प्रश्न उठता है, जो कि इसके शब्दों से भी आप समझ सकते हैं। अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप मुझसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं, और भी अगर कुछ आपके पास फीडबैक होता है, कोई क्वेरी होती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपकी उस क्वेरी को मैं सॉल्व कर लूं। तो सबसे पहली बात जो मैं कह रहा था वो ये होती है कि प्रपोजल क्या होता है। बजाय इसके कि हम रिसर्च पे जाएं, सबसे पहले हम ये समझें कि प्रपोजल क्या होता है। ठीक है, हम अगर एक तरीके से ये मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि हमारे गांव में या हमारे कस्बे में या हमारे शहर में एक सड़क बननी है। ठीक है, तो सड़क बनने के लिए सरकार से, गवर्नमेंट से पैसे की या अनुदान की आवश्यकता होती है कि सरकार वित्तीय सहायता कर दे ताकि हमारी ये सड़क बन जाए। तो अब उसके लिए बहुत सारे टेंडर निकाले जाते हैं। ठीक है, टेंडर निकलता है, उस टेंडर में बहुत से लोग अपना आवेदन करते हैं, जिनका टेंडर ठीक ठाक रहता है, उनको उस सड़क बनाने का जो एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर मिल जाता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है कि वो अपना पूरा ब्यौरा दे देता है कि इतनी लागत आएगी, इतनी मजदूरी लगेगी, इतने का सामान लग सकता है, और ये अनुमानित समय है कि अगर हम आज सड़क बनाना शुरू करते हैं सितंबर 2024 में, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अगले साल सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर 2025 तक हम ये इतने से इतने किलोमीटर की सड़क को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो खास तौर पे या आम तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो सरकार को अपना प्रपोजल दे रहा है, फिर सरकार उसके प्रपोजल को समझ के उसको परमिशन दे देगी ताकि वो अपने सड़क का काम शुरू कर दे, और सरकार फिर उसको अनुदान भी दे देगी। ठीक उसी तरीके से अगर थोड़ा सा और छोटा एग्जांपल हम लेते हैं, तो हम अगर एक घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं।
ठीक है। उस ब्लूप्रिंट में हम एक एस्टिमेशन रखते हैं कि लंप सम हमारा इतना खर्चा आ जाएगा, इतने से इतने स्क्वायर फीट घर बनाने में। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये प्लस माइनस हम हर जगह लेके चलते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रपोजल लेना पड़ेगा सीमेंट वाले से, अपने आर्किटेक्ट से, कि आप एक प्रपोजल दे दीजिए कि 1800 स्क्वायर फीट की जमीन पे या 2800 स्क्वायर फीट की जमीन पे हम किस तरीके का घर बनाएं। तो ये सारे लोग आपको एक प्रपोजल देते हैं, फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इन दोनों ही उदाहरणों से मुझे ये उम्मीद है कि आप प्रपोजल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी को प्रपोज किया। आमतौर पे प्रपोज का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप इस कलयुग के रहने वाले हैं। तो हम जब प्रपोजल देते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की किसी को प्रेम का प्रपोजल देता है, लव प्रपोजल देता है, ये कहेगा कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम हमें पसंद करती हो, ठीक है। तो ये प्रपोजल देना हो गया। ठीक उसी तरीके से जब हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, या हमारा प्लान होता है कि वी हैव टू डू रिसर्च, ठीक है, तीनों ही कैटेगरी में आपको रिसर्च करनी है। तो जब आप रिसर्च करना शुरू करते हैं तो यह अहम हो जाता है कि आप अपने जो आपने सोचा है, जिस एरिया में भी आप करना चाहते हो, उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट एक कमेटी को आप सौंप दें। यह कमेटी कौन सी हो सकती है? जिस कॉलेज में आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, उनको आप अपना प्रपोजल देंगे। ठीक है। उस प्रपोजल में बहुत सारी बातें होती हैं और मोर और लेस जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एज ए कैंडिडेट टू डू रिसर्च और टू एज अ रिसर्च स्कॉलर, उस संस्था में, उस इंस्टीट्यूट में जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो मोर और लेस आपको उसी प्रपोजल को ग्राउंड बना के अपना काम शुरू करना होता है। यह अलग बात है कि जब आप काम करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस की, अगर कुछ गैप्स बचते हैं, कुछ रूम रहता है चेंज करने का, तो अकॉर्डिंगली उसको कमेटी अप्रूव करती है और वो आप फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा एक खाका है, ये एक पूरा एक ब्यौरा है हमारे रिसर्च प्रपोजल का। तो जैसे हम हर जगह प्रपोजल देते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं एज ए कैंडिडेट जब रिसर्च करना चाहूंगा, तो जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, वहां के इंटरव्यू में अपीयर होके या होने के लिए मुझे एक प्रपोजल देना पड़ेगा कि ब्ला ब्ला टॉपिक पे मेरा ये प्रपोजल रहेगा और इससे समाज में ये फर्क आएगा, ये बदलाव आएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, 2-3 एग्जाम्पल देके और इस प्रपोजल के बारे में समझ के। अब आइए थोड़ा सा तार्किक तौर पे समझते हैं कि ये रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। ठीक है। उससे पहले ये आखिरी दिन है आज 23 तारीख, और 23 तारीख को यानी आखिरी दिन है आपको ये कार्निवाल, सक्सेस कार्निवाल में अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके इनरोलमेंट की आज ये लास्ट डेट है। ठीक है। आप तैयारी अगर करना चाहते हैं दिसंबर के नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की और हमारे साथ करना चाहते हैं, खासतौर पे आप मेरी क्लासेस को पसंद करते हैं और मेरे साथ अगर पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, तो ये आज आखिरी दिन है आपके लिए। बैच 4 शुरू होने वाला है और पेपर 1 की क्लासेस, और आपको एक कोड यूज करना है 3199। आपने कार्निवाल कोड यूज किया 3199, लेकिन अगर आपने मेरा कोड MA मतलब मसरूर अख्तर सर, कोई भी कोर्स आप हमारे पोर्टल से लेते हैं, यूजीसी नेट वर्टिकल का, इससे रिलेटेड यूजीसी नेट का कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, और अगर आप उसमें मेरा ये कोड मसरूर अख्तर सर विच इज MASIR MA सर, ये कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको कार्निवल आपने लगाया तो आपको 3199 पे ये मिल जाएगा, और जब MA सर लगा देंगे तो आपको इसमें कुछ और छूट मिल जाएगी। ठीक है। इसकी वैलिडिटी पूरे 12 महीने की है, यानी आप इसमें आप 2 साइकिल का एग्जाम दे सकते हैं, एक तो अभी की दिसंबर का और एक अगले जून का। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो आप एक चीज ये मान लीजिए कि सितंबर तो अगले सितंबर तक आपका जाएगा, तो यानी एक तरीके से अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अगले दिसंबर भी आप इसमें कवर कर लेंगे। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि आप अगले दिसंबर तक जाएं, क्योंकि मेरी कोशिश है और मेरी दुआ भी है ये कि आप लोग
इसी एग्जाम में पास हो जाएं। जो एग्जाम अभी री एग्जाम जिन लोगों ने दिया है और नहीं हो रहे हैं तो आप दिसंबर में हर हाल में पास तो हो ही जाएं, ताकि आपको इसकी आवश्यकता ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। द पर्पज ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल इज टू प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, एक प्लान प्रस्तुत करना फॉर योर रिसर्च। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ प्रपोजल फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडिंग। अब यहां पर एक बात आती है कि हम तो पीएचडी करने के लिए रिसर्च का प्रपोजल बनाते हैं, लेकिन जब आपको फंडिंग लेनी होती, अब फंडिंग का क्या मामला है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्चेस ये हर साल नेट के एग्जामिनेशन के बाद फेलोशिप निकालती है, ठीक है। ये आपको हर साल फेलोशिप इसकी मिल जाएगी, चुनिंदा लोगों को मिलती है। इसके फेलोशिप का अमाउंट कितना है, 25,000, ठीक है, पर मंथ प्लस 20,000 पर एनम या पर ईयर आप कह सकते हैं कि ये आपको कंटिंजेंसी के नाम पे 20,000 रुपए और देते हैं, ठीक है, पर ईयर। यानी ये कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 और प्लस 20,000, तो ये इतना पैसा आपको मिलता है पूरे साल मिला के। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आपसे प्रपोजल मांगते हैं कि भाई आप अपना प्रपोजल दें, अपने डीन और अपने सुपरवाइजर के परमिशन से साइन कर ले, प्रपोजल साइन करा के और फिर आप ये यहां पर भेज देते हैं। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो आपको फेलोशिप दे रहा है इसकी फंडिंग को अवेल करने के लिए आप एक प्रपोजल को लिखते हो। ठीक इसी तरीके से और भी जगह जहां पर सरकारी कुछ काम होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने सड़क का आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो सड़क बनने के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फंडिंग के लिए एक प्रपोजल प्रस्तुत करता है। यह बात समझ में आ गई। फर्स्ट, अ रिसर्च प्रपोजल इज सेंट टू द गाइड और मेंटोर। सबसे पहले आपका जो प्रपोजल है वो कहां भेजा जाएगा, आपके गाइड को भेजा जाएगा या आपके मेंटोर को भेजा जाएगा फॉर अप्रूवल। अब ये अप्रूव्ड हो गया, ओनली आफ्टर देयर अप्रूवल कैन यू प्रोसीड विद द रिसर्च। अब इन दोनों में से, ये दोनों ही में से अगर किसी ने आपको परमिट दे दी, अप्रूव कर दिया आपके रिसर्च प्रपोजल को, जो प्रपोजल आपने जिस टॉपिक पे प्रपोजल बना के दिया है, और आपके गाइड को या आपके मेंटोर को ये प्रपोजल आपका पसंद आ गया, तो ये क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। उसके बाद आप अपनी रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। तो ये है रिसर्च प्रपोजल का पर्पस। अब यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं, और रिसर्च प्रपोजल में इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ना इसमें कुछ बचता है जानने को। जानने वाली जो चीज है या समझने वाली वो है इसके स्टेप्स और इसका चैप्टराइजेशन, कि किस तरीके से आप चैप्टर को लिखते हो इसके, और किस तरीके से चैप्टर के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। लिस्टेड बिलो आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कवर्ड इन अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से पॉइंट को कवर किया जाएगा वो यहां पर मेंशन है। पहली चीज कि आपके रिसर्च की मेथड या फिर अनुसंधान की पद्धति, किस तरीके से आप अनुसंधान करेंगे। हमने सड़क का प्रपोजल सरकार को दिया है, तो आप सड़क कैसी बनाएंगे, इंटरलॉकिंग की सड़क बनाएंगे या खड़ंजे वाली बनाएंगे या फिर आरसीसी बनाएंगे या फिर कंक्रीट या फिर आप तारकोल वाली सड़क बनाएंगे, ठीक है। तो ये पद्धति हो गई कि रिसर्च आप कैसे करोगे। क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे, क्वांटिटेटिव करोगे, एक्सपेरिमेंटल करोगे, फिलोसॉफिकल करोगे, एथनोग्राफिक करोगे, हिस्टोरिकल करोगे, सर्वे रिसर्च करोगे, कौन सा मेथड आप यूज करोगे वो किस में आ जाएगा, आपके मेथडोलॉजी में। ये आपकी पद्धति होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप पद्धति को ही बताते हो किसमें, रिसर्च प्रपोजल में। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिसर्च के मेथड को मेंशन करो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिसर्च टूल्स and procedure to be used by the researcher to collect and analyze the data। एक तो आपने मेथड बता दिया, ठीक है, कि हम इंटरलॉकिंग की सड़क बनाएंगे, राइट। अब इंटरलॉकिंग की सड़क बनाने के लिए जो ईंटें हैं वो ईंटें आप कहां बनवा रहे हो,
किन किन लोगों से बनवा रहे हो, किस फर्म से बनवा रहे हो, कौन कौन सा मटेरियल उसमें पड़ रहा है। आप अगर सड़क आरसीसी की बना रहे हो तो किस प्रपोर्शन में आप मटेरियल को डाल रहे हो। ठीक उसी तरीके से जब आप प्रपोजल बना रहे हैं तो आप उसमें लिखेंगे ना कि हम डेटा कहां कहां से कलेक्ट करेंगे, किन किन माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, छोटे बच्चे हैं कि बुजुर्ग हैं कि घर की महिलाएं हैं, इन लोगों से कैसे कैसे जाके आप वहां से अपने रिसर्च के टूल्स को यूज कर, कौन कौन से रिसर्च के टूल्स को और तरीकों को यूज करके आप डेटा को कलेक्ट करोगे। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। दूसरी बात है, अगली बात मतलब ये बात समझ में आ गई कि हम कलेक्ट करेंगे डेटा किन तरीकों से और उनको किस तरीके से विश्लेषण किया जाएगा या एनालाइज किया जाएगा, यह भी आप रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करते हो। अच्छा, अभी एक बात यह भी आती है कि बाय चांस आपने प्रपोजल में कुछ दे दिया, लिख दिया, ठीक है, आपको इनिशियली पता नहीं था, मगर जब रिसर्च आप कर रहे हो तो आपको कुछ और जरूरत लग रही है कि हमें इस तरीके से करते तो शायद ऐसा हो सकता था या ये तरीका सही होता है, तो आप थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है, मगर ड्यूरिंग योर रिसर्च प्रोसेस आप चेंज भी कर सकते हो, मगर कोशिश ये रहे कि हम इनिशियल स्टेज में उसको चेंज करें, क्योंकि अगर 1.5 साल 2 साल काम पूरा करने के बाद आप कुछ काम चेंज करोगे तो उसमें दिक्कत होगी। हालांकि यहां पे जो डीआरसी कमेटीज होती हैं या डीआर कमेटीज होती हैं, उनका अप्रूवल, उनकी परमिशन लगती है। ठीक है, आपको कुछ भी चेंज अगर करना है, राइट। अगली बात है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द रिसर्च कैन फिट द बजट। ठीक, एक्सप्लेन करना है कि सड़क बनने के लिए हमने मान लीजिए सरकार को बजट बताया कि 1 करोड़ रुपया या 4 करोड़ रुपया, ठीक है। अब हालांकि वो काम 6 करोड़ का काम था, 10 करोड़ का काम था, लेकिन वो 4 करोड़ में कैसे बनाएगा, या वो काम 1 करोड़ का था, एक कम पैसे में हो सकता था, 4 करोड़ क्यों मांग रहा है, तो उसको यहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आपको रिसर्च में भी आप ये काम क्यों कर रहे हो, ये प्रोसेस आपने क्यों अप्लाई किया, किस सैंपलिंग प्रोसीजर से आप इस रिसर्च को कंडक्ट करोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने रिसर्च प्रपोजल में। यानी आपको जो भी आप कर रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन विथ जस्टिफिकेशन आपके प्रपोजल में मेंशन करना पड़ेगा। जरूरी है ना, आप 500-600 की 5 या 3 से 400 500 पेजेस की भी बन जाती है थीसिस बहुत से लोगों की, और 3.5-4 साल का पूरा काम रहता है, उसको आप कैसे 8-9 पन्ने में समेटते हैं, ये सारा आपको, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक कला है किस तरीके से आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाते हैं। तो पहली चीज क्या है, जो बजट आप यूज कर रहे हो उस बजट को आप जस्टिफाई करोगे कि कैसे ये रिसर्च इस पूरे बजट में फिट होगी, या ये पूरा बजट इस रिसर्च के लिए एनफ होगा। अदर रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट और एकेडमिक प्रोग्राम, एक तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दूसरा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन अलग से और इंपोज लगाया गया है इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट या एकेडमिक प्रोग्राम के द्वारा, तो उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस बात का स्पष्टीकरण कि अनुसंधान संस्थान, विभाग या शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा लगाए गए बजट और अन्य प्रतिबंधों में कैसे फिट हो सकता है। ठीक है, कि ये अनुसंधान जो आप रिसर्च कर रहे हैं, ये संस्थान के कंस्ट्रेंट में हाउ दिस रिसर्च फिट्स और हाउ दिस बजट, द एलोकेटेड बजट फिट्स इन योर रिसर्च, यू हैव टू और यू मस्ट एक्सप्लेन विद जस्टिफिकेशन इन योर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। पहले इधर वाला एरिया देखिए, अभी उधर मत देखिए, पहले हम ये स्ट्रक्चर समझते हैं। ये स्ट्रक्चर एक तरीके से ये होता है कि आप किस किस पॉइंट पे काम कर रहे हो। जो आप 4 से 8 या 9 पेज का अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, उसमें बुलेट हेडिंग कौन कौन सी रहेगी। तो पहली बात आती है यहां पर एब्स्ट्रैक्ट एंड टेबल ऑफ कंटेंट। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसकी शब्द सीमा होती है, और ये होती है 200 से 250 शब्द, 200 to 250 वर्ड्स के अंदर ये आपको लिखनी होती है, जिसमें 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना होता है, 2 लाइन में मेथड लिखना होता है, और 2 से 2.5 या 3 लाइन में आपको कंक्लूजन लिख देना होता है। उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन।
ठीक है। इंट्रोडक्शन में कौन से पार्ट आएंगे बेटा? व्हाट, व्हाई, हाउ। इंट्रोडक्शन में ये रिसर्च जो आप करने जा रहे हैं ये क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 प्रश्न आप इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन में लिखेंगे। वो क्या होगा? व्हाट मतलब क्या, क्यों आप ये कर रहे हैं, और अगर करना भी चाह रहे हैं तो आप ये कैसे करेंगे? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आपका एक तरीके से रिसर्च क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। इसी में रिसर्च क्वेश्चन भी आ जाएगा, और समरी ऑफ द प्रपोजल भी, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वो भी आपके इंट्रोडक्शन में शामिल रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ये बात समझ में आ गई। बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस, ये सारे ही इसके पॉइंट हैं, किसके? इंट्रोडक्शन की। और ये रिसर्च क्वेश्चन, समरी ऑफ प्रपोजल, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस तक, ये आप कह सकते हो कि दीज फोर पॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन विच वी राइट इन आवर रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। अब ये लिटरेचर रिव्यू क्या है, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो लिटरेचर रिव्यू है आपकी रिसर्च में पहिए की तरह काम करता है। ठीक है, इंजन कह दो या पहिया कह दो, गाड़ी जिससे चल रही है। तो आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च की पूरी इंसाइट आपको कहां से मिलेगी? इसी से मिलेगी। ये लिटरेचर रिव्यू होता क्या है? हमारे से पहले बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे एरियाज में काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने ओजोन लेयर के बारे में काम किया है। ठीक है, किसी ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में काम किया है, किसी ने मान लीजिए क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में काम किया, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम किया, किसी ने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में काम किया है, या फिर आप इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एजुकेशन में, ज्योग्राफी में, सोशल वर्क में मिल जाएंगे। तो डिफरेंट एरियाज के अपने अलग लिटरेचर होती है। लिटरेचर वही लिटरेचर हैं ये जो पिछले काम हो चुके हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने एक टॉपिक उठाया, द इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन द, या फिर आप ये कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन 8th क्लास स्टूडेंट्स, ऑन द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम एक टॉपिक बना दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो समझा रहा हूं। यानी यहां पे एक कंसंट्रेशन की बात की गई है, एक मोबाइल फोन की बात की गई। इन दोनों का प्रभाव कहां देखा जा रहा है? बच्चे के ऊपर देखा जा रहा है। तो अब आप जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितना काम हुआ है। ऑल्दो आपको वो टॉपिक नहीं लेना है जिस अगर आपने जो टॉपिक लिया है वो डिट्टो को किसी ने काम किया तो टॉपिक आप ड्रॉप कर दोगे। लेकिन उन लिटरेचर रिव्यू से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से, इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले आप जर्नल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, शोधगंगा पढ़ें, जिससे कि आपको लिटरेचर का अंदाजा हो जाए और आपको अपने जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो चुनने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब आपने एक एरिया मान लिया, आपको मोटिवेशन पे काम करना है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड कितने लोगों ने या कितने टॉपिक्स बन सकते हैं पिछले 2-3 साल के आपने उठा के देख लिए। उनको पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया मिला कि हम मोटिवेशन का, मान लीजिए हम ट्रांसजेंडर्स के मोटिवेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे किसी ने काम नहीं किया है। तो जो काम नहीं किया है इस पे काम कर सकते हैं। इस वर्ड को हम कहते हैं गैप, और ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रिसर्च गैप, कि जहां पर किसी ने कोई गैप छोड़ दिया है और वहां पर आशंका है कि थोड़ा सा काम किया जा सकता है, तो आप उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रिसर्च गैप। और ये रिसर्च गैप पता कैसे चलेगा आपको? लिटरेचर रिव्यू से। पिछले जो लोगों ने किया है उसको पढ़ने से आपको अंदाजा होगा कि कहां कहां गैप है, कहां कहां काम किया जा सकता है। और अगर मोटिवेशन में फला रिसर्चर ने ऐसे ऐसे काम किया है तो हम भी इस टेक्निक से करके ऐसे रिजल्ट्स ला सकते हैं। यह बात समझ में आ गई। और लिटरेचर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके थीसिस का, आपके रिसर्च प्रपोजल का। अब इसमें होता क्या है, देखिए लिटरेचर रिव्यू में आपको 2 सवाल के जवाब मिलते हैं, एक तो व्हाई और एक हाउ, क्यों और कैसे। लिटरेचर ऑन टॉपिक, लिटरेचर ऑन मेथड, थ्योरेटिकल अप्रोच, फाइंड अ होल,
लुक फॉर डिबेट्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप हिट कर सकते हो और इनको देखते हुए आप लिटरेचर को स्टडी करके अपने वाई और हाउ का जवाब निकाल सकते हो और जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अगला, जब आप यहां से गुजरे उसके बाद आप मेथड्स पे आए। क्यों? क्योंकि आपको यहां सारे इंसाइट मिल चुके हैं कि भाई हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, ये एरिया हमारा सैंपलिंग का एरिया हो सकता है, इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चनियर बना सकते हैं, इन लोगों को हम स्टेक होल्डर रख सकते हैं। हमने ये सारी बातें तय कर ली। अब तय करने के बाद उस पर अमल करेंगे, यानी अब उसको हम काम करना, अपने एक्शन में लाना शुरू करेंगे। मेथोडोलॉजी, जिसको हम रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। अब हाउ मतलब कैसे, जो आपने सवाल यहां पे पूछा था हाउ कि कैसे करोगे। ठीक है, तो अब वो करने का तरीका यहां पे आएगा कि यहां पर आपकी रिसर्च डिजाइन बनेगी, रिसर्च के प्रोसीजर प्रक्रियाएं बनेंगी, डेटा इकट्ठा होगा कि भाई प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है, वी कलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन होगा, ह्यूमन सब्जेक्ट रिव्यू होगा, एथिक्स स्टेटमेंट होगा, कॉस्ट एंड फंडिंग। ये सारी बातें आपके इसी मेथड में आ जाएंगी कि आपने पहले सब्जी वब्जी काट ली है, अब बनाने का तरीका है कि पहले कौन कौन सा आइटम आप डालोगे, फिर उसके बाद किस तरीके से आपकी सब्जी आप खाना पूरा प्रोसेस करते हुए तैयार हो जाएगा। वही काम यहां पर मेथड में आप करते हो। नेक्स्ट बढ़ते हो प्रिलिमिनरी डेटा। यहां पर एविडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस, इन्फॉर्म मेथोडोलॉजी, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट कैटेगरी एंड रिलेशनशिप। ये व्हाट है कि क्या बातें होंगी वो यहां पर आप लिखोगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन। ये लिमिटेशन भी आप लगा देते हो कि भाई मैंने जो रिजल्ट लाना है या मेरा जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आएगा। पता चले कि मैंने ट्रांसजेंडर्स उठाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मुंबई के ट्रांसजेंडर्स उठाए हैं या मुंबई के ट्रांसजेंडर्स में मैं स्टडी कर रहा हूं, तो जो रिजल्ट्स मेरे आए हैं ये मुंबई के ट्रांसजेंडर्स के लिए वैलिड होंगे। अगर आपको ये टेस्ट जो रिजल्ट मेरे आए हैं आपने किसी और शहर में लगा दिया, वहां पर कुछ और रिजल्ट मिला, तो आप उस रिजल्ट से मेरे स्टडी को गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन में लिखा हुआ था कि मेरी स्टडी का जो एरिया है वो सेंट्रल मुंबई का एरिया है। अगर आप इधर उधर जाओगे, रिजल्ट मेरा डिस्टर्ब होगा, तो आप मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाना, बिकॉज मैंने यहां पर स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन पहले से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आता है आपका कंक्लूजन। जो आपने लिखा है वो उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, आप जो स्टडी करोगे उसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा। ठीक है, पता चला अभी जैसे मैंने कंसंट्रेशन और मोबाइल फोन का इफेक्ट देखा था बच्चों पे, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चनियर बनाए, बहुत सारे बच्चों से स्टडी की, तो क्या पता चला कि ज्यादा मोबाइल के यूज करने से कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है बच्चों के अंदर। बच्चों का जो कंसंट्रेशन पॉइंट है, लेवल है, वो वीक हो गया है बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। ये आप अपने कंक्लूजन में लिखोगे और ये बताओगे भी कि अभी इसमें आगे भी करने के लिए बहुत सारे चांसेस हैं और हमारे रिजल्ट से हम बच्चों के इस व्यवहार को बदल सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कंडक्ट करके या इंप्लीमेंट करा के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का, ये फ्लो चार्ट होता है। आप इसको भी याद कर सकते हो, आपके एग्जामिनेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में आप वही रेफरेंसेस लिखते हो जो आपने लिटरेचर रिव्यू से उठाए हैं। ठीक है, ये जो बिब्लियोग्राफी है ये कहां आपको ले जाती है, लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो एग्जाम में जो आता है वो यहां से पूछा जाता है स्टेप्स। ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस स्टेप में आप क्या क्या काम करने वाले हो या करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक कुछ टिप्स हैं आपके लिए जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे। चूंकि आप इस फेज में चल रहे हो, रिसर्च प्रपोजल बनाने का जमाना आ गया है, मौसम आ चुका है, तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। पहली टिप यह है कि इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनल रिसर्च पेपर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू योर सुपरवाइजर एंड गाइड। बहुत ज्यादा खिचिर पिचिर नहीं करना, सिंपल भाषा में जो आप काम करना चाह रहे हो सारी इंफॉर्मेशन उठा के लाके उस रिसर्च प्रपोजल में रख देना। और कोशिश करो कि जितनी सिंपल लैंग्वेज हो उतनी सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें। वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये मैटर नहीं करता है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में पीएचडी कर सकते हैं, दोनों ही पीएचडी का वैल्यू सेम होता है।
ठीक है, आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि वो सारी ही इंफॉर्मेशन आप यहां पर इंक्लूड कर दें जो कि, और ये समझ में भी आनी चाहिए आपके सुपरवाइजर को या फिर आपके गाइड को। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक, मार्गदर्शक आदि को समझने योग्य बनाने के लिए अंतिम शोध पत्र के संबंध में सभी जानकारी शामिल करें। दूसरा है साइटेशन प्ले अ मेजर रोल। जो आप उद्धरण लगाते हो, साइट करते हो कि हमने यहां से कंटेंट उठाया है, हमने इनकी किताब से, हमने इनकी रिसर्च से ये पॉइंट लिया है, तो ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप ये साइटेशन नहीं लगाओगे तो आपकी जो रिसर्च है वो क्या हो जाएगी, प्लेजराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, साइट एवरी सोर्स यू हैव रिफर्ड टू एंड यूज। जो आपने रिफर किए हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन सारे ही सोर्सेस को आप क्या करो, साइट करो। ये साइटेशन के लिए बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल भी होते हैं, राइट। तीसरी बात क्या, फॉलो वन फॉर्मेट। अगर आप लैंग्वेज के हैं, लिटरेचर के हैं तो एमएलए करें, ह्यूमैनिटीज के हैं, एजुकेशन के हैं, ज्योग्राफी के हैं तो एपीए करें। यानी ऐसा नहीं हो कि आपने शुरू किया एमएलए स्टाइल से, खत्म कर रहे हैं एपीए स्टाइल से। एक स्टाइल पकड़ के यूज करिए। अब ये होता भी है, स्पेसिफिक होता है कि इस सब्जेक्ट के लिए या इस स्ट्रीम के लिए ये रेफरेंसिंग स्टाइल होती है। तो एमएलए है तो लिटरेचर के लिए है तो एमएलए कर सकते हैं, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, सोशल वर्क है तो आप एपीए कर सकते हैं। कंसल्ट विथ योर गाइड एंड फाइंड आउट विच फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो टू राइट योर रिसर्च प्रपोजल। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी भी कर सकता है। तो आप अपने सुपरवाइजर से, जिससे अंडर में आपको करना है, उससे आप एक बार सलाह ले लें कि हम किस तरीके से, यानी किस फॉर्मेट से हम अपने रिसर्च प्रपोजल को लिख सकते हैं। ठीक है, दो टिप्स और हैं, ये भी आप जान लें। एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर रिसर्च प्रपोजल बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक योर रीडर से यस टू योर प्रपोजल। आपने प्रपोजल बनाया है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके प्रपोजल को पढ़ते ही आपको हाँ में जवाब मिल जाए। इसीलिए कहा गया है कि अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसको आप क्या करें, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनाएं। ऐसा ना हो कि अरे इस पे तो रिसर्च हो चुकी है, इस पे क्या घिसा पिटा काम है। ऐसा सुनने को मिलेगा आपको, हो सकता है एक दो जगह आपको रिजेक्शन भी मिल जाए यही सुनते हुए कि इस पे तो काम बहुत हो चुके हैं, और आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जब सुपरवाइजर या जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो आप यही सुनने को मिलेगा कि इस पे तो ये सारे काम हो चुके हैं। सबसे कॉमन है कि आप जो ये लेके आए हो इसमें तो काम हो चुके हैं, आप इसमें नया क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश करना है ताकि आपके रिसर्च प्रपोजल को हाँ में जवाब मिल जाए। दूसरा है प्रूफ रीड कर लीजिए और एडिट कर लीजिए टू अवॉइड पॉसिबल एरर्स। त्रुटियों से बचने के लिए अच्छे से एक बार प्रूफ रीडिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और जहां पे एडिट करने की जरूरत है वहां पे एडिट भी कर लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं जरा आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। रिसर्च प्रपोजल हमने पढ़ लिया, अब इसके अंत में हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यह सैंपल दिया हुआ है, रिसर्च प्रपोजल है। टाइटल क्या है, टाइटल दिया हुआ है व्हाट सेक्टर्स कैन बी इंजन्स ऑफ ग्रोथ एंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यह रिसर्च प्रपोजल है। तो इसमें देखिए इन्होंने पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें आप देखिए इन्होंने सारी बातें अपनी यहां लिख दी है। उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद क्या है, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप गए तो रिसर्च क्वेश्चंस, ये देखिए रिसर्च क्वेश्चन। इन दिस स्टडी वी स्पेसिफिकली आस्क, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई इस रिसर्च में हम खास तौर पे विशेषकर दो बातों पर ध्यान रख रहे हैं, दो बातों पर हम रिसर्च कर रहे हैं। पहली बात क्या है कि इज देयर एनी एविडेंस दैट मैन्युफैक्चरिंग हैज एक्टेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन स्टेट्स, और दूसरा व्हाट रोल हैज बीन प्लेड बाय द डायनेमिक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दो सेक्टर हैं, दो क्वेश्चन है जिस पे ये काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेथड्स की बात की कि भाई रिसर्च की मेथोडोलॉजी हमारी ये होगी, और इन्होंने ये डिफरेंट जगह पर क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है किस तरीके से हम ये काम करने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है डेटा एंड वेरिएबल्स, कि आप डेटा कहां से लोगे और वेरिएबल्स कौन कौन से आपके होंगे। नेक्स्ट है डेटा फॉर द इंजन ऑफ ग्रोथ एनालिसिस, ठीक। उसके बाद अगला जो डेटा ये कलेक्ट करेंगे, ये प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए इन्होंने यहां पर डेटा कलेक्शन की बात कही है। तो अगर आप देखते हैं कि आपने जो मैंने बताया है आपको, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने काम भी किया है, यानी जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए रिसर्च प्रपोजल की, उसी हिसाब से फिर इंप्लीमेंटेशन, ये इंप्लीमेंटेशन बेटा एक तरीके से कंक्लूजन होता है कि जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कंक्लूजन, तो इंप्लीमेंट करने के बाद कौन कौन सा हमको फायदा होने वाला है और क्या क्या इसके रिजल्ट्स यहां पर निकल के आए हैं। फिर यहां पर अभी जो हमने बिब्लियोग्राफी देखी थी, ये रिफरेंसिंग हो गया और ये हो गया, ये बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में ही आपकी रिफरेंसिंग भी आती है, ठीक है, और वर्क साइटेड भी आता है। ये दोनों ही सेम चीजें हैं, लेकिन जब हम रिफरेंसिंग स्टाइल को चेंज करते हैं तो ये दोनों भी चेंज हो जाते हैं। तो बिब्लियोग्राफी को कभी हम रेफरेंस के तरीके रेफरेंस लिखते हैं और कभी कभी हम इनको वर्क साइटेड के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी आपके रिसर्च प्रपोजल की एक झलक। तो आपको जहां तक मुझे अब लगता है, मेरे समझाने के लिहाज से मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल को बनाया जाता है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कहां नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट होके मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पीएचडी से रिलेटेड, आपके टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड, आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, किस तरीके से प्रपोजल बनाया जाएगा, वो सारे ही प्रश्नों के जवाब आप मुझसे यहां टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अभी सक्सेस कार्निवाल चल रहा है, आप जरूर जाके यहाँ पे इस कोर्स में इनरोल हो लें, इससे पहले कि ये डेट निकल जाए, क्योंकि आज लास्ट डेट है और धमाका ऑफर है। 1 साल 12 महीने का आपको पूरा जो वैलिडिटी है इस कोर्स की मिलेगी, तो यानी 3 नेट आप यहां पे तैयार कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स एज वेल एज योर preparations, and do subscribe our channel UGC Net Study IQ. Thank you for being with me. I am Masroor Akhtar. Have a nice day.